और चर्चा हम जारी रखेंगे। ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई ये खतरा कितना बड़ा है, इससे हमें इस वक्त अभी से कितना सावधान रहने की जरूरत है या डरने की जरूरत है। लॉकडाउन का खतरा क्या देश में फिर से एक बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए जो वैक्सीन हम देश में लगा रहे हैं 125 करोड़ वैक्सीन, क्या वो हमें इतनी प्रोटेक्शन देने में कामयाब है? हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर आशीष जायसवाल जुड़ रहे हैं, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर जायसवाल, आपका स्वागत है। अभी हमने चर्चा की, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ थे आपसे पहले। मैं आपसे भी शुरुआत में वही सवाल पूछूंगा कि लोगों के मन में वही डर है कि क्या हम पहली वेव, दूसरी वेव में जो हालात देश में बने हुए देखे उसी ओर बढ़ते हैं इस वक्त, जब अभी आज देश में केवल 2 केसेस आए? देखिए, जो ये ओमिक्रॉन का जो नया थ्रेट है, ये जैसे हमारा डेल्टा वायरस था, इसकी जो हमारी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसके कारण जो नुकसान है, जो इसकी मोर्टेलिटी या जो मॉर्बिडिटी वाला जो पैटर्न है, वो बहुत कम है। यानी ये ट्रांसमिसिबल ज्यादा करेगा, मगर जो खतरनाक बीमारी जो कहते हैं वो कम करेगा। हम इसको पुरानी वेव से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय हमारे पास वैक्सीनेशन कवरेज बहुत अच्छा नहीं था। अब हमारे पास जो वैक्सीनेशन कवरेज है, हम लोग 125 करोड़ वैक्सीन दे चुके हैं, तो उसको ऐसा देख के लगता है कि हम लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं ना। मगर जो हमारे सुरक्षा कवच है, जो हमारा मास्क है, हैंड हाइजीन है, और ये वैक्सीनेशन को भी और ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत जगह लोग अब वैक्सीन या बहुत से नहीं लगी है या मास्क का यूज लोग नहीं कर रहे हैं। हमें उस चीज को अवॉइड करना पड़ेगा। जो हमारी सुरक्षा कवच है, हमें उसको और ज्यादा और मजबूरी से इसको पालन करना पड़ेगा, ताकि डॉक्टर आशीष, बहुत सारी जगहों पर ऐसी बातें आ रही हैं कि अभी ये स्थापित होना बाकी है कि हमारी वैक्सीन जो है भारत में, खासतौर पर जो 2 सबसे प्रेवलेंट वैक्सीन हैं, क्या वो इसको रोकने में कामयाब है? क्या नेचुरल इम्यूनिटी भी, अगर किसी को डेल्टा वेरिएंट से इंफेक्शन हुआ है, वो भी उसको भी क्या भेद पाने में ये वेरिएंट कामयाब नहीं होगा? क्या हम ये जानते हैं? देखिए, अगर हम पूरा वैक्सीन का, एक तो वैक्सीन के कारण एक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनती है जो कि हमारे इस थ्रेट को रोकती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक टी सेल और बी सेल जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में होती है, जो कि इन्फेक्शन से या वैक्सीन से होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमको पता है कि जो हमारी वैक्सीन, दोनों ही वैक्सीन है होल वायरस वैक्सीन है। तो जब भी हम होल वायरस वैक्सीन देते हैं, इसमें टी सेल और बी सेल की जो इम्यूनिटी थी, ये भी जो mRNA वैक्सीन है उसके कहीं ज्यादा से होती है। यानी अगर हम कंपेयर करें केवल इस थ्रेट के लिए, जिसके अंदर स्पाइक प्रोटीन में 30 म्यूटेशन से ज्यादा म्यूटेशन है, तो हमारी वैक्सीन माइट बी पॉसिबल इससे ज्यादा बेटर होगी। डाटा अभी आना बाकी है। इनफैक्ट अभी तो जो साउथ अफ्रीका का भी जो डाटा, प्रीलिमिनरी डाटा है कि क्या ये वैक्सीन, जो हमारी वैक्सीन इंड्यूस एंटीबॉडीज को खत्म कर पाएगी, ये स्ट्रेन आगे इसको निकल पाएगा, वो भी आना बाकी है। अभी थोड़ा वेट करते हैं कुछ भी कहने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल सारे एक्सपर्ट्स जिनसे हमने बात की, सबने कहा कि आप ये जो वैक्सीन हैं, ये आपका सबसे बेहतर हथियार है, चाहे ये नया वेरिएंट ही क्यों ना हो। हमारे साथ प्रोफेसर एनके गांगुली साहब भी जुड़ गए, फॉर्मर DGICM। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। और डॉक्टर रजय नारायण, डायरेक्टर ग्लोबल हेल्थ अलायंस UK से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नारायण, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर साहब, अभी तक हमारा जो भी 1.5-2 साल का अनुभव कोविड को लेकर के है, उसने जो भी कुछ सिखाया है, क्या इस नए वेरिएंट की वजह से कोई नई चुनौती है जो हमारे सामने आई है? देखिए, जब कोई वेरिएंट पहले रिपोर्ट होता है, उसके पहले ये फैल गया होता है। ये हर उसमें म्यूटेशंस होती रहती हैं। जहां पर सीक्वेंसिंग रेट काफी हाई है, जैसे ब्रिटेन में हाई है, साउथ अफ्रीका में हाई है, अब अमेरिका में भी 8000 पर वीक हो रहा है, तो यहाँ पर म्यूटेशंस डिटेक्ट होते हैं। बट जब तक डिटेक्ट होकर वो उसको रिपोर्ट करते हैं, वो फैल गया होता है ऑलरेडी। सो इसलिए ये जब इन्होंने, साउथ अफ्रीका ने रिपोर्ट किया, अब हमने देखा कि 5 कॉन्टिनेंट में गया हुआ है। करीब 28 देशों ने रिपोर्ट किया है, जो लोग की सीक्वेंसिंग में सक्षम है और अच्छे हैं। तो सीक्वेंसिंग रेट जहां बढ़ती है, वहां पर ये मिलता है। हाउएवर, ये नहीं है कि इसमें एक आतंक फैल जाए, क्योंकि ये जो साउथ अफ्रीका का डाटा है, ये अक्टूबर में इनका पहला आया था, नवंबर तक इनका फैला साउथ अफ्रीका में, वो भी ज्यादातर विंटरॉप प्रोविंस में ये फैला। और अब जो वहां का जो हेल्थ डाटा आया हुआ है कि ये माइल्ड फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन करता है, ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है, और जितने लोग, ज्यादातर लोग जिनको इन्फेक्शन हुआ है वो अनवैक्सीनेटेड है। और इजराइल से भी जो डाटा आया है, उसमें ये निकलता है कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उनका, उसमें जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें या तो काफी माइल्ड है या हुआ ही नहीं। सो
इस तो वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है, ये तो अभी हमारे पास थोड़ा बहुत आंकड़ा आ गया हुआ है। टेस्ट ट्यूब में फाइजर वगैरह ने जो डाटा दिखाया है उसमें दिखाया है कि लेबोरेटरी टेस्ट ट्यूब में उतना न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है, इम्यून इवेशन इसमें होता है, लेकिन थोड़ा न्यूट्रलाइजेशन इसमें होता है। इसलिए मैं तो ये सोचूंगा कि हम लोगों को टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, हम लोगों को सीक्वेंसिंग बढ़ानी चाहिए, जिससे कि हम हर 5वां या हर 7वां जो केस आता है उसे करें। और हमारे जो कंट्रैक्ट ट्रेसिंग है, जो कि सब लोग अब कर रहे हैं, जो एयरपोर्ट्स वगैरह में आया है, उसमें करना चाहिए। लेकिन हमको ये नहीं करना चाहिए कि जिस देश ने इसको रिपोर्ट किया है उसको ऑस्ट्रेसाइज करें और उसका इकोनॉमिक बॉयकॉट हो जाए, आगे से कभी कोई बोलेगा नहीं, कभी कोई रिपोर्ट नहीं करेगा। तो ये इसको ध्यान में रखना चाहिए। और एहतियात जो है वो अब हम सबको पता है, अब वो चीज नहीं है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, अनअवेयर पकड़े जाएंगे। आपने जो प्रोफेसर साहब, लेकिन जो बात आपने सबसे पहले कही वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके जैसे एक्सपर्ट के जरिए बात आई है कि आप डॉक्टर प्रोफेसर साहब ने बताया कि ये स्थापित हो चुका है कि जब कोई नया वेरिएंट मिलता है उससे पहले वो फैल चुका होता है। इससे जुड़े हुए 2 फैक्ट्स हम यहां रखना चाहेंगे। डॉक्टर नारायण यूके से हैं, यूके में ये वेरिएंट पकड़ा गया है। अभी पिछले प्रोग्राम में एक डॉक्टर साहब ने बताया कि नेदरलैंड्स ने बताया है कि साउथ अफ्रीका में यह वेरिएंट पकड़े जाने से पहले 11 दिन पहले उनके पास जो केस आया था वो अब यही निकला है। और दूसरा, भारत में जिस व्यक्ति के 2 व्यक्ति आज बताए गए कि उनमें पाया गया, उनमें से एक व्यक्ति की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो विदेश गया ही नहीं। तो अगर उसको भारत में होते हुए हो गया, इसका मतलब ये पहले से हमारे बीच में। जी, तो शुक्रिया सौरभ। जैसा प्रोफेसर गांगुली ने बताया और डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि आप समझे कि वेरिएंट्स आते जाते रहेंगे जब तक कि हम पूरे तरह से अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अपना स्ट्रांग नहीं करते। आप समझे कि यूके के हिसाब से अभी हमने यहाँ पे करीब 90% लोगों को फर्स्ट डोज, 80% लोगों को सेकंड डोज और 32% लोगों को थर्ड डोज बूस्टर डोज दे दिया है। उसके बावजूद हमारे यहाँ करीब 40 से 50 हजार पॉजिटिव केसेस डेली बेसिस पे लास्ट 3 महीना से हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हॉस्पिटलाइजेशन कम है, डेथ कम है, और इसका कारण है कि हमने यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बहुत अच्छे से चलाया है। जो नंबर ऑफ केसेस यहाँ ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अभी हाल तक सब अपने रिस्ट्रिक्शंस उठा दिए थे, लेकिन अभी लास्ट 2 दिन पहले से सरकार ने अनाउंस कर दिया, प्रधानमंत्री ने अनाउंस कर दिया यूके में कि मैंडेटरी कर दिया गया है पब्लिक प्लेसेस में, ट्रांसपोर्ट में, कि आपको मास्क पहन के जाना ही जाना है। तो ये जरूरी है हमारे हिसाब से। और अब बल्कि अब तो इम्यूनाइजेशन में ये भी हो गया कि थर्ड डोज हमारे यहाँ पड़ता था 6 महीने के बाद, अब उसको घटा के 3 महीने में कर दिया गया है। तो भारत बहुत ही बड़ा देश है और मैं यूके और भारत का कंपैरिजन नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ, अब ये जरूरी है कि हम लोग अपने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को और तेजी से चलाएं, क्योंकि इम्यूनाइजेशन के चलते ही ये वायरस जो है हमको डिफीट यूके में अभी तक नहीं कर पाया है। जहां तक नए वेरिएंट की बात है तो अभी उसकी जानकारी नहीं, अभी रिसर्च हो रहा है, उस पर अध्ययन हो रहा है, उस पर पढ़ाई हो रही है, रिसर्च हो रही है। अगले 1-2 हफ्ता में पता चलेगा कि कितना खतरनाक है, कितना। डॉक्टर साहब, मेरा एक स्वाभाविक सवाल है कि आप यूके में आपने जो वैक्सीनेशन के परसेंटेज बताई और 30% से ज्यादा तो तीसरी डोज आप लोग दे चुके हैं। हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं। आप यूके की तुलना भारत की आबादी से, भारत की आबादी की डेंसिटी से और भारत में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एनफोर्स करने से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर वहां पर इतने मामले आप बता रहे हैं, आ रहे हैं, हमारे यहां अभी 10,000 के करीब केसेस आते हैं, लेकिन तो फिर क्या प्रोपेंसिटी है हमारे यहां केसेस के बढ़ने की? जी, ये तो बहुत मुश्किल होगा किसी को भी प्रेडिक्ट करना, लेकिन अगर हम अपना एहतियात नहीं बरतते, मास्क नहीं पहनते, अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेजी से नहीं बढ़ाते हैं, अपने जीनोमिक्स प्रोग्राम को तेजी से बढ़ा के जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उनको पहचान के उनका सेल्फ आइसोलेशन करना, उस एरिया का आइसोलेशन करना, ये सब चीज स्टेप्स अभी नहीं लेते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि थर्ड वेव तेजी से आ सकता है और बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपना प्रोटेक्शन को जारी रखें, अपने हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये सब जारी रखें। लेकिन बहुत जरूरी है सरकार की तरफ से कि इम्यूनाइजेशन को हम लोग दुगना करें, तिगुना करें, जैसा यहां सरकार ने कर दिया है इंग्लैंड में। जी, प्रोफेसर साहब, एक चीज आपसे और पूछना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि ये इसके जो इन्फेक्शन जो ये कर रहा है वो माइल्ड कर रहा है। हमने दूसरी लहर में खासतौर पर ये देखा था कि दिक्कत हुई, लोगों को अचानक बहुत लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी, आईसीयूज की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन की बहुत बड़ी मात्रा में जरूरत पड़ी। हम ये उम्मीद करें कि अगर इससे तेजी से केसेस बढ़ते भी हैं तो हमें वैसी हॉस्पिटलाइजेशन की और केयर की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। या अभी जो है काफी ट्रीटमेंट्स
और मैनेजमेंट के नए प्रिंसिपल्स आए हैं और अच्छे प्रिंसिपल्स आए। अब यूएस एफडीए ने मोलनुपिरावीर कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, डब्ल्यूएचओ ने कर दिया है, इंडिया इसको कंसीडर कर रही है करने के लिए और इंडियन कंपनीज ने बनाना भी शुरू कर दिया है। उसके बाद फाइजर ने भी ये 6 तारीख को फाइजर अपने को लाइसेंस दे रही है, इंडिया के साथ बहुत सारे कंपनीज ने अप्लाई किया है, ये 86% तक प्रोटेक्ट करेगी। इंडिया ने एक स्टॉक पाइल बनाना शुरू किया है जो कि पहले नहीं किया था। इस स्टॉक पाइल में इन्होंने इवन जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वो भी खरीद रहे हैं, वो भी खरीद के उसमें रख रहे हैं जिससे कि सरकारी अस्पतालों में वो पहुंचाया जा सके। सो स्टॉक पाइल में पीपीईज हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, सारी चीजें हैं। एक और चीज इंफ्रास्ट्रक्चर में हुई है क्योंकि हमारा जो मेन हेल्थ सिस्टम था वो चरमरा गया था क्योंकि वो सारे कोविड केसेस देख रहे थे। तो हमारे यहाँ जो हार्ट अटैक जिनको होता था, जिनको की ट्रांसप्लांटेशन था, जो ऑन्कोलॉजी के लोग थे वो मर रहे थे, अब वो नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ पर अब इन्फ्लेटेबल वार्ड्स बन रहे हैं जिनमें कि आईसीयू है, सारा कुछ है, ढेर सारे अस्पताल से बना लिए थे। तो हमारे ज्यादातर जो कोविड बेड्स हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी नए टेक्नोलॉजी, नए इंफ्रास्ट्रक्चर से और दूसरों को वो नहीं करेगा। साउथ अफ्रीका में विंट्रप काउंटी में थोड़ा सा एडमिशन बढ़ा है, एक तिहाई बढ़ा है, बट वो ज्यादातर ये कोविड के लिए नहीं बढ़ा है क्योंकि दूसरे इन्फेक्शन भी होते हैं, इन्फ्लुएंजा होता है, वो भी बच्चों में, बूढ़ों में बहुत बुरी तरह से होता है। तो वो इसी वक्त होता है, इंडिया में तो इसी वक्त होता है। तो अगर बढ़ेगा भी तो हमारी पैंडेमिक प्रिपरेशन अगर अच्छी हुई तो हम लोग दूसरे इन्फेक्शंस भी पकड़ेंगे और उनको उसी तरह से इलाज करेंगे। प्रोफेसर साहब, फिर एक चीज आपसे और पूछना चाहते हैं, हमें हमारा भारत का डेटा क्या बताता है पिछले 1.25 साल का कि एक इन्फेक्शन को बढ़ते बढ़ते एक वेव का फॉर्म लेने में कितना वक्त लगता है, कितने हफ्ते या कितने महीने? एक्चुअली पहले बहुत कम टाइम लगता था क्योंकि जब मैं आईसीएमआर का डीजी था हमने 10 आउटब्रेक्स और कई पैंडेमिक्स हमने हैंडल किए थे। हम लोग की तैयारी ऐसी होती नहीं थी तो बहुत जोर से बढ़ता था। अब आप देखोगे जब अब पूरे दुनिया में डाटा शेयरिंग हो रही है, सीक्वेंस एक्सचेंज हो रहे हैं, इवन माने जो गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स शेयर हो रहे हैं, तो अब जो है हम उतने अनप्रिपेयर्ड नहीं है। तो हमें अगर अब आएगा तो ये इतनी तेजी से नहीं फैलेगा। ये वो फ्रेंच फ्लू वाला टाइम, स्पेनिश फ्लू वाला टाइम नहीं है, ये टाइम बदल चुका है। तो अब लेकिन हमारी जो लापरवाही है, एकदम से हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि ये तो चला गया अब, तो हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी ठीक रखनी पड़ेगी। सब लोगों ने कहा अब डरने की कोई जरूरत नहीं, तो शादियों में भीड़ होने लगी, अभी इस वक्त तो बिल्कुल वही हो रहा है। मैं एक जाते जाते एक सवाल मैं डॉक्टर जायसवाल से ये पूछना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, जो कॉम्प्लिकेशंस हमने अभी तक कोविड की देखी हैं, कोई हमारे पास आधार है कहने का कि ये किसी कोई और परेशानी भी हमारे शरीर के अंदर क्रिएट करता है ये नया वेरिएंट? नहीं, अभी तक तो जो अभी नए डाटा आ रहे हैं तो माइल्ड डिजीज है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन हो नहीं रहा है। सेकेंडली अगर देखा जाए कि जिसको एक शॉट भी वैक्सीन का लगा हुआ है उसके अंदर भी मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी बहुत कम होती है, तो इतना घबराने की बात अभी तक तो जो डाटा है नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसमिसेबल ज्यादा है, इसलिए जो टाइम लगता है, जो हम लोग यूजुअली लोग बोलते हैं 6 हफ्ते लगते हैं किसी एक वायरस को अगर इन्फेक्शन हमारी कम्युनिटी में है तो बहुत जल्दी स्प्रेड करके पैंडेमिक का एक अच्छा बड़ा फॉर्म लेने में, इस केस में वो जल्दी भी आ सकता है। इसलिए जो हमारे सोशल मेजर्स हैं, मास्क वास्क, इन सबका ज्यादा यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहां पे हमारी हो गया है कि हमें टेस्टिंग बढ़ानी है। हमारी टेस्टिंग थोड़ी कम हो गई है कंपैरेबल जो हम लोग पहले करते थे। अच्छी टेस्टिंग करना ही एक मेन तरीका है जिससे हम इसको पकड़ सकते हैं। सेकेंडली, जब भी केस पॉजिटिव है तो जो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, इनका कॉक का जो इंस्टीट्यूशन है, हमें जेनेटिक स्टडीज को बहुत प्रमोट करना पड़ेगा, तभी हम इस वायरस की पूरी स्ट्रेन को पकड़ा जा सकता है, इसको काबू में किया सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, डॉक्टर प्रोफेसर गांगुली, डॉक्टर नारायण, डॉक्टर जायसवाल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।